हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 19 ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग का चैप्टर 18 द चार्ज कंप्लीट हो चुका है। जनरल रूल ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी किसी भी केस का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट करता है। कोर्ट ऑफ सेशन में केस दो तरीके से इंस्टीट्यूट हो सकता है, या तो कंप्लेन पर होगा या तो पुलिस रिपोर्ट पर होगा। अगर कंप्लेन पर होगा तो सेक्शन 225 के सब सेक्शन 2 के अंदर मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का ओथ पर एग्जामिनेशन करेगा और सेक्शन 231 की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कोर्ट ऑफ सेशन में केस को कमिट कर देगा। जहां मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आती है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वहां पर वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का एग्जामिनेशन करके, और एग्जामिनेशन ये ओथ पर होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने एग्जामिनेशन करा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं, कंप्लेन है, वो सब के साथ केस को कमिट कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन में। अगर कोई ऐसा केस है जो कि पुलिस रिपोर्ट पे आया है तो 210 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के अंदर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जिसे स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है सीजेएम के द्वारा, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर पुलिस रिपोर्ट पे कोई ऐसा केस आता है और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, और उन्हें पता चलता है कि केस ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो सेक्शन 227 में इशू करके प्रोसीजर को सम्मन और वारंट इशू करके डायरेक्ट कर देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में अक्यूज्ड को अपेयर होने के लिए, और सेक्शन 232 के अंदर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट कर दिया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट संज्ञान नहीं लेते हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा केस को कमिट किया जाता है। सेक्शन 248 कहता है trial to be conducted by the public prosecutor. In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor. तो कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल होगा, तो जो प्रोसिक्यूशन की तरफ होगी, दो लोग होते हैं, एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक डिफेंडेंट होता है। तो जो प्रोसिक्यूशन होगा उसकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा केस को। सेक्शन 246, when the accused appear or brought before the court in the pursuance of commitment of the case under section 232 or under any other law for the time being in force, the prosecutor shall open his case by describing charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. तो 232 बात करता है वो केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट पर आए हैं। तो जब पुलिस रिपोर्ट पर केस आता है और वो कमिट किया जाता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को ओपन करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में और डिस्क्राइब करेगा कि कौन से चार्जेस बन रहे हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट और किन एविडेंसेस के आधार पे प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, और वो केस को ओपन करेगा इस तरह से। सेक्शन 250 डिस्चार्ज की बात करता है। गाइस, जितना भी ये पिंक पोर्शन है ये नया प्रोविज़न है, ये सीआरपीसी में नहीं था, और जो ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और जो पिंक पोर्शन है वो न्यू एडेड प्रोविजंस हैं, ये पहले नहीं थे। तो अक्यूज्ड may prefer an application for discharge within the period of 60 days from the date of commitment of the case under section 232. अक्यूज़ 60 दिन के अंदर, 60 डेज़ के अंदर, जब से केस कमिट किया गया है 232 में, 60 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है डिस्चार्ज के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है, if upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considered that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for doing so. तो जब जो कोर्ट है वो कंसिडर करती है, जो भी रिकॉर्ड्स उनको मिले हैं उसको कंसिडर करती हैं, डॉक्यूमेंट को कंसिडर करती हैं, और अक्यूज्ड को सुना जाता है, प्रोसिक्यूशन को सुना जाता है, और
कोर्ट को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है आगे प्रोसीडिंग करने के लिए अक्यूज्ड के अगेंस्ट, अभियुक्त के अगेंस्ट आगे प्रोसीडिंग करने के कोई आधार, कोई ग्राउंड नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। वो शैल मतलब मैंडेटरी बताता है। तो अगर ग्राउंड नहीं बन रहे हैं और वो सेटिस्फाइड हैं कि ग्राउंड नहीं बन रहे तो वो डिस्चार्ज करेंगे और रीज़न रिकॉर्ड करेंगे डिस्चार्ज करने का। Section 251 Framing of Charges. If after such consideration and hearing as aforesaid, the judge is of opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offence which is not exclusively trialable by court of session, he may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial to the CJM or any other magistrate of first class and direct the accused to appear before the CJM or magistrate of first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant case instituted on police report. तो जब कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है कि जो केस उनके पास आया है वो उनके द्वारा ट्रायल बिल नहीं है, CJM के द्वारा ट्रायल बिल है या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायल बिल है, तो वो क्या करेंगे, चार्जेस फ्रेम करके वो केस को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे और अक्यूज़्ड को भी वहाँ अपेयर होने के लिए डायरेक्ट कर देंगे। और जो यहाँ पर क्लॉज ए के अंदर जो डायरेक्ट किया जा रहा है उसको अपेयर होने के लिए और ट्रांसफ़र किया जा रहा है CJM या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ, तो उसका जो ट्रायल होगा उसका प्रोसीजर कैसा होगा, उसका प्रोसीजर होगा ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये प्रोसीजर फॉलो करके वो मैजिस्ट्रेट केस का ट्रायल करेंगे। इसका क्लॉज बी है जो न्यू एडेड है, ये पहले नहीं था। क्लॉज बी कहता है अगर ऐसा है कि एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल बाय कोर्ट है तो कोर्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्रायल करना है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्रायल करना है, तो चार्जेस को फ्रेम करेंगे। यहाँ पर लिखा है शैल फ्रेम द चार्जेस, तो यहाँ पे चार्जेस फ्रेम करना कंपलसरी है। और क्लॉज ए में लिखा था ही मे फ्रेम आ चार्जेस, तो दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए वो चार्जेस फ्रेम करके भेज भी सकते हैं, बिना चार्ज फ्रेम करे भी भेज सकते हैं। पर जब एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो वो चार्जेस फ्रेम करेंगे ही करेंगे। और कितने दिन के अंदर करेंगे, तो 60 डेज़ के अंदर करेंगे। जब से फर्स्ट हियरिंग हुई है उसके 60 डेज़ के अंदर करेंगे। ये 60 डेज़ का टाइम लिमिट पहले नहीं था, यह अभी ऐड किया गया है। Subsection 2, where the judge frame any charge under the clause B of subsection 1, the charge shall be read and explained to the accused either physically or through audio, video, electronic means, and the accused shall be asked whether he plead guilty of the offence charged or claim to be tried. तो जो भी चार्जेस फ्रेम करे जाएंगे अक्यूज्ड के अगेंस्ट वो उसे रीड करके एक्सप्लेन करके बताए जाएंगे कि उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस लगे हैं। चार्जेस रीड करना और एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर अक्यूज्ड को पता ही नहीं होगा कि उसके अगेंस्ट कौन से चार्जेस लगे हैं तो वो डिफेंस कैसे कर पाएगा। तो ये एक रूल ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल पर बेस करता है कि उसको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ऐड किया गया है थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इट मीन्स अगर ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी रीड एंड एक्सप्लेन करा जाता है तो वो भी सफिशिएंट होगा। Section 252 Conviction on plea of guilty. If the accused pleads guilty, the judge shall record the plea and may in his discretion convict him thereon. तो अगर अक्यूज़ गिल्टी प्लीड करता है, क्योंकि जब उसको एक्सप्लेन किए जाएंगे चार्जेस तो उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें ट्रायल करना है या तुम गिल्टी प्लीड करते हो। तो अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो जज उसको रिकॉर्ड करेंगे, उस प्ली को शैल रिकॉर्ड लिखा है, तो जज के ऊपर ड्यूटी है कि अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो जज को रिकॉर्ड करना ही करना है। एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। बट कन्विक्ट करना है कि नहीं करना ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर है। ये पॉसिबल है कि अक्यूज गिल्टी प्लीड कर रहा है पर जज उसे कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, जज सेटिस्फाइड नहीं है, जज को लग रहा है कोई प्रेशर है इसलिए ये गिल्टी प्लीड कर रहा है, तो वो ट्रायल करवा देंगे। तो कन्विक्शन देना या कन्विक्शन ना देना ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर है। पर अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तो ये रिकॉर्ड करना जज की ड्यूटी हो जाएगा। Section 253 Date for prosecution evidence.
If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or is not convicted under section 252, the judge shall fix date for the examination of witnesses and may, on the application of the prosecution, issue any process for compelling the attendance of the witness or the production of any document or other things. तो प्रोसेस इशू कर देंगे अगर वो ट्रायल करवाना चाहते हैं या अक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है या फिर वो कह रहा है कि ट्रायल होना चाहिए, तो जज एक डेट फिक्स कर देंगे कि विटनेसेस को इस डेट पर आना है। और अगर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन देते हैं तो जिस जिस विटनेस के लिए वो अटेंडेंस चाहता है प्रोसिक्यूशन, उसके लिए प्रोसेस इशू कर दिया जाएगा, मतलब सम्मन है या वारंट है, जो भी प्रोसेस के थ्रू अपीयरेंस कंपेल करनी है वो प्रोसेस इशू कर दिया जाएगा। Section 254 Evidence for prosecution. On the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. तो जो भी evidence prosecution के आएंगे जज उसको लेंगे, provided that the evidence of witness under this subsection may be recorded by audio, video, electronic means. तो जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड करे जा रहे हैं वो ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है डिस्पोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी टेकन थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये प्रोविज़न भी पहले नहीं था। अब कोई भी डिस्पोजिशन है, एविडेंस है जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड हो सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है द जज में इन his discretion permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। तो ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? डिफेंडेंट का काउंसिल करेगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन को रोका जा सकता है अगर जज चाहें तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन रोक सकते हैं जब तक बाकी सारे विटनेसेस जो प्रोसिक्यूशन के हैं उनका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, या फिर अगर फर्दर किसी को फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रिकॉल करना है तो उनको नहीं बुला लिया जाता। तब तक के लिए जो डिफेंडेंट के काउंसिल के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन होना है उसको जज चाहें तो रोक सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेक्शन 351 का क्लॉज बी पढ़ेंगे जो कि एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। सेक्शन 351 का हमें सिर्फ हाईलाइटेड प्रोविज़न पढ़ना है। क्या कहता है? इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट shall after the witnesses for prosecution have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case। तो अगर इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल चल रहा है और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को सुना जा चुका है, एग्जामिन किया जा चुका है, तो कोर्ट शैल है यहाँ पर, कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है कि अक्यूज्ड के डिफेंस में आने से पहले उसको एक मौका दिया जाएगा, उसको इनेबल किया जाएगा कि वो पर्सनली जो भी सर्कमस्टांसेस हैं केस के उसको अक्यूज्ड एक्सप्लेन कर सके। तो डिफेंस के पहले और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बाद ये प्रोविज़न फुलफ़िल किया जाएगा। सेक्शन 351 के क्लॉज बी के बाद क्या होगा? सेक्शन 255 कहता है एक्विटल। इफ़ आफ्टर taking the evidence for the prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge considered that there is no evidence that the accused committed offense, the judge shall record an order of acquittal। तो prosecution के एविडेंसेस लेने के बाद और अक्यूज्ड को एग्ज़ामिन करने के बाद अगर जज को लगता है कि कोई भी ग्राउंड नहीं बन रहा है आगे प्रोसीड करने का और अक्यूज्ड जो है उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो जज क्या करेंगे? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास करेंगे। इसके ऊपर वाले प्रोविज़न में सेक्शन 250 में अक्यूज़्ड को डिस्चार्ज किया जा रहा था। डिस्चार्ज कब होता है? चार्जेस फ्रेम होने के पहले होता है। जब चार्जेस फ्रेम होने के पहले अक्यूज़्ड को रिलीज़ किया जाता है तो उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज से अक्यूज़्ड की इनोसेंस कभी प्रूव नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 255 के पहले
प्रोसिक्यूशन से एविडेंसेस ले लिए गए हैं और यहाँ पर जज को लग रहा है कि अक्यूज्ड के खिलाफ कोई एविडेंस है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास करा, जिसका मतलब ये है कि जो चार्जेस उसके खिलाफ लगाए गए थे वो उसके अगेंस्ट इनोसेंट है, उसने वो ऑफेंस नहीं किया है। जबकि डिस्चार्ज का मतलब क्या था, वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो रहा था, बस ग्राउंड नहीं बन रहा था तो चार्जेस फ्रेम नहीं किए जा रहे थे। यहाँ पे चार्जेस फ्रेम हो जाने के बाद और अक्यूज्ड को भी सुनने के बाद, एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन से लेने के बाद जज को लग रहा है कि अक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो यहाँ पर जब अक्यूज्ड का एक्विटल होगा तो जिस ऑफेंस के रेफरेंस में उसका एक्विटल हुआ है उसको इनोसेंट माना जाएगा। सेक्शन 256 कहता है एंटरिंग अपॉन डिफेंस। तो इन केस अगर 255 के अंदर अक्यूज्ड का एक्विटल नहीं हुआ तो कहता है वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 255 ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस एंड एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट देयर ऑफ। तो जो भी उसके सपोर्ट में एविडेंसेस हैं उसको अपने एविडेंसेस देने हैं। सबसेक्शन 2, इफ़ द अक्यूज्ड पुट्स इन एनी WS, अगर कोई रिटन स्टेटमेंट अक्यूज्ड फाइल करता है तो जज उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ द अक्यूज्ड अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, the judge shall issue such process unless he consider for the reason to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or defeating the end of justice। तो अगर अक्यूज्ड अप्लाई करता है कि भाई उसके भी विटनेसेस को बुलाना चाहिए तो कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पर इशू कर देगा प्रोसेस को, मतलब सम्मन जारी करेंगे, वारंट जारी करेंगे, जो भी ज़रूरी है वो जारी करेंगे। और अगर वो जारी नहीं करते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो अक्यूज्ड ये प्रोसेस इशू करवाना चाह रहा है वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए करवाना चाह रहा है, डिले करने के लिए करवाना चाह रहा है, तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि उनको क्यों लगता है कि वो ऐसा डिले करवाने चाह रहा है या फिर डिफ़ीट करना चाह रहा है एंड ऑफ जस्टिस को। तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे और वो चाहें तो वो प्रोसेस इशू नहीं भी कर सकते हैं। Section 257 Argument, when the examination of witness if any for the defense is complete। तो डिफेंस के जो विटनेसेस थे उनका एग्जामिनेशन हो गया है, प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, केस को सम अप करेगा एंड द अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट शैल बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई। और क्योंकि प्रोसिक्यूशन सम अप कर रहा है केस को तो एडवोकेट है जो डिफेंस का, जो अक्यूज्ड है वो उसको रिप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज़ रेज्ड बाय द अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ जज मेक हिज सबमिशन विद द रिगार्ड टू द पॉइंट ऑफ लॉ। और अगर अक्यूज्ड के द्वारा या फिर एडवोकेट के द्वारा अक्यूज्ड के कोई पॉइंट ऑफ लॉ राइज होता है तो उसके रिगार्डिंग में सबमिशन दिया जा सकता है प्रोसिक्यूटर के द्वारा, बट कोर्ट की परमिशन लेकर। सेक्शन 258 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। सबसेक्शन 1, आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स and points of law if any, the judge shall give a judgment in the case as soon as possible within the period of 30 days from the date of completion of arguments। तो जब आर्ग्यूमेंट सारे कंप्लीट हुए हैं उसके 30 दिन के अंदर जज को क्या करना है, जजमेंट देना है। ये टाइम पीरियड पहले नहीं था, ये CRPC में टाइम पीरियड नहीं था, ये नया प्रोविज़न है और जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 45 डेज़ के लिए, पर उसके लिए रीज़न रिकॉर्ड करना कंपलसरी होगा। सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड जज शैल अनलेस ही प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 401 हियर द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास द सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा रहा है और उसको ऑर्डर टू रिलीज़ ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन पे रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, मतलब सेक्शन 401 के अंदर प्रोविज़न है कि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या आफ्टर एडमोनिशन पर अक्यूज़ को रिलीज़ किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई प्रोविज़न लागू नहीं हो रहा है और जजमेंट कन्विक्शन का है तो अक्यूज़ को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुना जाएगा
और फिर उसके ऊपर सेंटेंस पास किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। सेक्शन 259 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन। In case where a previous conviction is charged under the provision of subsection 7 of section 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, after he has convicted the said accused under section 252 or 258, take evidence in respect of alleged previous conviction and shall record a finding thereon। अगर अक्यूज़्ड पर प्रीवियस कन्विक्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, मतलब जब चार्ज फ्रेम किया गया है तो उसमें ये भी चार्ज है कि अक्यूज़ पहले भी कन्विक्ट हो चुका है और अक्यूज़्ड रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो पहले कन्विक्ट नहीं हुआ है, तो जज क्या करेंगे, उसके रेफरेंस में प्रीवियस कन्विक्शन के लिए एविडेंस ले सकते हैं और फाइंडिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेक्शन 259 का प्रोविज़ो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द जज नॉर शैल द अक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड देयर टू नॉर शैल द प्रीवियस कन्विक्शन बी रेफर्ड टू बाय द प्रोसिक्यूशन और एनी एविडेंस एड्यूस्ड बाय इट unless and until the accused has been convicted under section 252 और 258। तो जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक उन चार्जेस को ना ही जज के द्वारा रीड किया जाएगा, ना ही अक्यूज्ड को प्लीड करने के लिए कहा जाएगा, ना ही प्रीवियस कन्विक्शन प्रोसिक्यूशन के द्वारा रेफ़र किया जाएगा और ना ही प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस लिए जाएंगे। जब अक्यूज्ड को कन्विक्ट करने का जजमेंट आ जाएगा उसके बाद ही रीड किया जाएगा उसको, प्रीवियस कन्विक्शन को एविडेंसेस लिए जाएंगे अगर वो मना करता है। पहले क्यों नहीं किया जाएगा, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर पहले से ही ये मन में माइंड में एक थॉट बना लिया कि अक्यूज़ तो पहले भी ऑफेंस कर चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हो पाएगा, ट्रायल फेयर नहीं हो पाएगा, बायसनेस आ जाएगी। इसीलिए कन्विक्शन होने के बाद ही इस प्रोविज़न को फॉलो किया जाएगा, प्रीवियस कन्विक्शन के एविडेंसेस लिए जाएंगे या फिर उसको रीड किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है केस का, ये जनरल रूल है, बट हर जनरल रूल का अपवाद होता है, तो इसका भी अपवाद है। सेक्शन 260 कहता है प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 220। एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 222 का सबसेक्शन कहता क्या है। सेक्शन 222 डील करता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफर्मेशन। इसका सबसेक्शन 2 कहता है नॉटविद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस संहिता व्हेन एनी ऑफेंस फॉलिंग अंडर सेक्शन 356 ऑफ BNS is alleged to have been committed against a person who at the time of commission is a President of India, Vice President of India, Governor of the state, administrator of a union territory, or a Minister of Union or of a state or of a union territory or any other public servant employed in connection with the affair of union or the state in the respect of his conduct in the discharge of his public function. A court of session may take a cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in writing made by the public prosecutor। तो जब भी डिफर्मेशन का जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है अगेंस्ट द पर्सन, और वो पर्सन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, यूटी का, मिनिस्टर है स्टेट का या फिर यूटी का, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा था यूनियन या स्टेट के रिस्पेक्ट में, अपना पब्लिक फंक्शन कर रहा था और उसके अगेंस्ट डिफर्मेशन का ऑफेंस हुआ है, मतलब इन लोगों का डिफर्मेशन हुआ है, तो कोर्ट चाहे तो, कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं बिना कमिट किए केस को। मतलब इस केस में कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कैसे लेंगे, अपॉन अ कंप्लेन फाइल बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो एक कंप्लेन जब फाइल की जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में, तो कोर्ट ऑफ सेशन इन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस डायरेक्ट ले सकते हैं। तो सेक्शन 260 का सबसेक्शन 1 कहता है
A court of session taking a cognizance of an offence under subsection 2 of section 222 shall try the case in accordance with the procedure for a trial of warrant case instituted otherwise than on the police report before a court of session. तो cognizance कैसे ले रहे हैं? डायरेक्ट ले रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंप्लेंट पे ले रहे हैं, और जो ट्रायल का प्रोसीजर होगा वो कौन सा होगा? वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वारंट केसेस अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है। अभी आप इतना समझें कि जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा तो उसमें प्रोसीजर वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट का फॉलो किया जाएगा। प्रोवाइडेड है दैट द पर्सन अगेंस्ट whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for the reason to be recorded otherwise direct, be examined as a witness for a prosecution। तो वो जो भी पर्सन है जिनके अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग, इनका क्या हो सकता है? एग्जामिनेशन हो सकता है एज अ विटनेस फॉर अ प्रोसिक्यूशन। सबसेक्शन 2 कहता है एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ़ ईदर पार्टी देयर टू सो डिज़ायर और इफ़ द कोर्ट थिंक्स फिट टू डू सो। तो इन कैमरा में प्रोसीडिंग होगी, चाहे पार्टी अगर चाह रही है तो इन कैमरा में प्रोसीडिंग्स होगी, या फिर कोर्ट को सही लगता है तो इन कैमरा में प्रोसीडिंग होगी। इन कैमरा का मतलब है ओपन कोर्ट नहीं होगा। ओपन कोर्ट वो कोर्ट होता है जहाँ पे जनरल पब्लिक अलाउड होती है। इन कैमरा प्रोसीडिंग मतलब सिर्फ पार्टी हैं या फिर सिर्फ गिने चुने लोग हैं जिसे कोर्ट अलाउ कर रहा है। सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ इन एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्ज और एक्विट ऑल और एनी ऑफ द अक्यूज्ड, अगर इस केस में जो अक्यूज्ड है या फिर एक से ज़्यादा हैं उनको डिस्चार्ज या एक्विट किया जा रहा है, ऑल को या एनी ऑफ द अक्यूज्ड को, एंड इज़ ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज़ नो रीजनेबल कॉज फॉर मेकिंग द एक्विजिशन अगेंस्ट दैम, और कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज पे एक्विजिशन लगाए गए कि उन्होंने ये ऑफेंस किया है, कि उन्होंने डिफर्मेशन किया इन लोगों का, वो ग्राउंडलेस है, कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है और अक्यूज को फर्जी ही एक्विजिशन लगा दिया गया है। It may, by its order of discharge or acquittal, direct the person against whom the offence is alleged to have been committed, other than the president, vice president, governor of the state, administrator of the union territory, to show the cause why he should not pay compensation to such accused or each or any of such accused when there are more accused than। तो जो पर्सन है जिनके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, जब वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी के अलावा कोई और लोग हैं, तो इनको रिक्वायर किया जाएगा कि शो कॉज करो कि तुम्हें कॉम्पनसेशन क्यों नहीं देना चाहिए, जिनके अगेंस्ट तुमने एलिगेशन लगाया कि इन लोगों ने डिफर्मेशन किया है और रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है। तो जो ब्रैकेट में लोग दिए हैं, इनके अलावा जो लोग हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनको रिक्वायर किया जाएगा शो कॉज करने के लिए कि तुम्हें अक्यूज्ड को कॉम्पनसेशन क्यों नहीं देना चाहिए। सबसेक्शन 4 कहता है द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी कॉज विच मे बी शोन बाय पर्सन सो डायरेक्टेड। तो जो भी शो कॉज किया गया है पर्सन के द्वारा, कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेंगे, एंड इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर वॉज नो रीजनेबल कॉज फॉर मेकिंग अ एक्विजिशन, इट मे फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड make an order that compensation to such amount not exceeding 5,000 as it may determine be paid by such person to the accused or each or any of them। तो जिनके भी अगेंस्ट कोर्ट को लग रहा था कि बेफालतू एक्विजिशन लगाया गया अक्यूज्ड पे, इन्होंने डिफर्मेशन किया नहीं है, तो वो सब हो सकते, एक से ज़्यादा अक्यूज्ड हैं तो सबके लिए कोर्ट को लग सकता है या कुछ के लिए लग सकता है। तो जो भी शो कॉज किया गया है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें लगता है कि कोई भी रीज़नेबल कॉज नहीं है, बेफालतू ही एक्विजिशन लगा दिया गया, तो फिर कहा जाएगा कि भाई अक्यूज्ड को कॉम्पनसेशन दो, और वो कॉम्पनसेशन 5,000 से ज़्यादा का नहीं होगा। CRPC में ये 1,000 था, इसको चेंज करके 5,000 कर दिया गया है। तो कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा जाएगा अक्यूज्ड को, जिनको आपने बेफालतू परेशान करा एलिगेशन लगाकर। सबसेक्शन 5 कहता है कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर दी सबसेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इफ़ इट वर अ फाइन इम्पोज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट। तो जैसे फ़ाइन को रिकवर किया जाता है वैसे रिकवर किया जाएगा।
Subsection 6. No person who has been directed to pay a compensation under subsection 4 shall by the reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in the respect of the complaint made under this section. तो compensation दिया गया है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई civil और criminal liability लग रही है तो उस बात पे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और civil और criminal liability compensation के अलावा भी लग सकती है। ये कहता है सबसेक्शन 6। प्रोविज़ो कहता है प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन अक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट इन अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन टू सच पर्सन इन अ सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर। तो अगर अक्यूज्ड फिर से कोई सिविल सूट कर देता है, क्योंकि भाई उस पर बेफालतू एलिगेशंस लगे थे, और कोर्ट उसके अंदर भी कॉम्पनसेशन अलाउ कर देता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कर दिया जाता है कि कॉम्पनसेशन देना होगा अक्यूज्ड को, तो जो कॉम्पनसेशन इस सेक्शन के अंदर दिया गया है वो कंसिडर किया जाएगा कॉम्पनसेशन जब किसी सब्सिक्वेंट सिविल सूट में कॉम्पनसेशन कोर्ट के द्वारा अलाउ किया जाएगा, तो ये वाला कॉम्पनसेशन भी कंसिडर किया जाएगा। सबसेक्शन 7 कहता है द पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 4 टू पे द कॉम्पनसेशन मे अपील फ्रॉम ऑर्डर इन सो फार एज रिलेट टू द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट, जिस पर्सन को कहा गया कि आप कॉम्पनसेशन देंगे, वो पर्सन क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट। कहाँ पर? हाई कोर्ट पे कर सकते हैं। सबसेक्शन 8 कहता है व्हेन एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू एन अक्यूज्ड person is made, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of appeal has lapsed। तो जब भी compensation देने को कहा जाएगा accused को, ऐसा ऑर्डर आएगा, तो जो टाइम पीरियड है अपील का वो ख़त्म हो जाने के पहले compensation नहीं दिया जाएगा। compensation तब accused को मिलेगा जब अपील का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका होगा, उसके बाद दिया जाएगा, या फिर इफ़ एन अपील इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द अपील हैज़ बीन डिसाइडेड, या फिर अगर अपील प्रेजेंट कर दी गई है तो अपील डिसाइड होने के पहले कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। अपील का डिसीजन आने के बाद जैसा डिसीजन होगा तो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर 19 ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस में आता है, रिसेंटली यूपी जुडिशरी में पूछा गया है, और बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रायल भी है और चैप्टर भी है। थैंक यू।